राहत की खबर लाए बीएमसी के सीरो सर्वे के परिणाम। मुंबई के आधे बच्चों में मिले कोरोना के एंटीबॉडी। महाराष्ट्र में आज कम आए कोरोना के मामले। 24 घंटों में 6,727 केस, 101 की मौत। मुंबई में घट गया कोरोना का ग्राफ। 609 केस, 18 की मौत। महाराष्ट्र में मिले डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 केसों में सिर्फ एक ने ली थी वैक्सीन की पहली डोज। नवाब मलिक ने दी जानकारी। पालघर जिले में बढ़ रहे हैं पॉजिटिविटी रेट ने बढ़ाई चिंता। 17 जून को 12.9 थी पॉजिटिविटी रेट। कोल्हापुर में 3% से ऊपर मृत्यु दर बनी चिंता का विषय। महाराष्ट्र में 2% है मृत्यु दर। जुलाई के अंत तक 12 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण संभव। ज़ाइडस कैडिला के टीके का ट्रायल लगभग पूरा। देर से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आईसीएमआर की स्टडी में किया गया दावा। अगले 7 से 8 महीनों में संपूर्ण देश के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। हर दिन 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य। मुंबई में अब तक 53 लाख से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। 10 लाख लोगों को मिल चुकी है दोनों डोज। 12 जुलाई तक बढ़ी प्रदीप शर्मा समेत 3 की हिरासत। एंटीलिया केस में मुंबई के एनआईए अदालत का फैसला। सायन के डॉक्टर्स ने साथियों पर हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने की थी डॉक्टर्स की पिटाई। मुंबई के वडाला स्टेशन पर महिला आरपीएफ कांस्टेबल ने लोकल में चलते समय गिर गए यात्री की बचाई जान। 189 पॉइंट की गिरावट के साथ 52,735 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 45 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 15,814 पर निफ्टी बंद। चोरी के गहने पकड़ने के लिए अब ज्वेलर्स की भी होगी यूनिक आईडी। जुलाई से आधार के तर्ज पर यूनिक पहचान जरूरी। बीसीसीआई ने कोरोना के चलते यूएई में शिफ्ट किया T20 वर्ल्ड कप। आईसीसी को दी गई जानकारी। 17 अक्टूबर से शुरू हो सकता है T20 का वर्ल्ड कप। आईसीसी फाइनल करेगा शेड्यूल। ई कॉमर्स कंपनियों पर फिर से लगे एफडीआई नियमों को तोड़ने के आरोप। पीयूष गोयल बोले मसल और मनी पावर का हो रहा है इस्तेमाल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेटाइजेशन का रास्ता साफ। दोनों बैंकों में हिस्सेदारी बेच देगी सरकार। आईआरसीटीसी से ट्रेन टिकट बुक कराने के लिए जरूरी होगा आधार और पैन। रेलवे जल्द लागू करेगा नियम। सरकार ने पुरानी कारों में फ्रंट सीट पर एयरबैग की अनिवार्यता को 4 महीनों के लिए टाला। अब 31 दिसंबर तक बढ़ गई म्याद। स्कोडा ने सोमवार को भारत में लॉन्च की अपनी नई एसयूवी कुशाक। 10.5 लाख रुपए कीमत। वडोदरा में पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन। भारत माता की जय बोलने वालों को मुफ्त में पेट्रोल। वसई में खुला किन्नरों के लिए महाराष्ट्र का पहला स्कूल। एक्टिविस्ट मेहंदी अली और श्री महाशक्ति ट्रस्ट ने की शुरुआत। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या के साथ फोटो वायरल। अमेरिका के एक मेडिकल सेंटर के बाहर की है ये फोटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होंगे। तो ऐसे में बीएमसी के करवाए गए सीरो सर्वे में यह सामने आया है कि मुंबई के आधे से ज्यादा बच्चों में कोरोना के एंटीबॉडीज मौजूद हैं। सर्वे 1 से 18 साल के बच्चों पर हुआ। एक्सपर्ट्स अंदेशा जता चुके हैं कि अगर तीसरी लहर आई तो सबसे ज्यादा बच्चों पर भारी पड़ सकती है। इसलिए पिछले 3 महीने से महाराष्ट्र सरकार बच्चों के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवा रही है। पीडियाट्रिक आईसीयू तैयार हो रहे हैं। माँ बाप अलग डरे हुए हैं। ऐसे में बीएमसी के करवाए सीरो सर्वे के नतीजे बहुत राहत लेकर आए हैं। सर्वे में पाया गया है कि मुंबई के बच्चों के 2176 ब्लड सैंपल में से 51.18% में कोरोना के एंटीबॉडी मौजूद हैं। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए। पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है और ये अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हमने हमारी जो तैयारी है
अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संसर्ग हो जाता है, ज़्यादा बाधित हो सकते हैं, तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है। और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि वो अपनी तैयारियां जारी रखेगी। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए मुंबई के सभी 24 वार्ड में बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग से वार्ड बन रहे हैं। फिलहाल ऐसा कोई निर्देश आईसीएमआर से या केंद्र शासित हमको मिला नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगा हमने हमारी तैयारी रखी है। जो मैंने बड़े 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए जो सेंटर हमने रखे हैं, उसमें बढ़ोतरी करके या उसमें अलग सेक्शन बनाकर भी हम 12 साल से 18 साल तक या जिसको भी अनुमति मिलेगी उस ग्रुप के लिए हम जरूर वैक्सीनेशन करने का इस्तेमाल कर सकेंगे। सीरो सर्वे में पाया गया है कि 10 से 14 साल के बच्चों में सीरो पॉजिटिविटी रेट सबसे ज्यादा है, 53.43%, जबकि 15 से 18 साल के बच्चों में ये दर 51.39% है। 5 से 9 साल के बच्चों में ये दर 47.33% है और 1 से 4 साल के बच्चों में ये दर 51.04% है। ये सर्वे 1 अप्रैल से 15 जून के बीच करवाया गया था। बीएमसी के सीरो सर्वे में 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज पाए जाने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये सर्वे 2170 बच्चों के ब्लड सैंपल्स पे ही किया गया है। इसीलिए इस सर्वे को फिलहाल इंडिकेटिव माना जा सकता है और इसीलिए बीएमसी ने पेडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए जो तैयारी रखी थी थर्ड वेव के लिए, वो अभी भी वो पूरी करेगी। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। यूरोपीय यूनियन ने 1 जुलाई से संघ के सदस्य देशों में यात्रा करने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके तहत 4 बड़ी फार्मा कंपनियों की वैक्सीन लगवाने वाले यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इस लिस्ट में भारत की कोविशील्ड नहीं है। हैरानी वाली बात यह है कि इस लिस्ट में एस्ट्राजेनेका की दूसरी वैक्सीन वैक्सजेविरिया को भी रख दिया गया है। कोविशील्ड भी एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले पर ही बनाई गई है, लेकिन यूरोपीय यूनियन यहां एक ही फॉर्मूले से तैयार 2 वैक्सीन के साथ दोहरा मापदंड अपना रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सजेविरिया। कोविशील्ड भारत में तैयार, वैक्सजेविरिया ब्रिटेन में। नाम अलग हैं, पर दोनों एक ही फॉर्मूले से बनाई गई हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने कोविशील्ड को वैक्सीन की लिस्ट से बाहर रखा, जबकि एस्ट्राजेनेका को मंजूरी दे दी। इस फैसले का सीधा मतलब ये है कि भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले करोड़ों लोग यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश की यात्रा नहीं कर सकते। यूरोपियन यूनियन के देशों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें यूरोप में बिजनेस और पर्यटन के लिए यात्रा करने वालों को पास दिया जाएगा। ये पास उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी की तरफ से मंजूर की गई कोई भी वैक्सीन लगवाई हो। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड को मंजूरी नहीं दी है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी दी है। सवाल यही है कि एक ही फॉर्मूले से तैयार कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका में एक को मंजूरी और दूसरे पर रोक की वजह क्या है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि शीशी के ऊपर छपे नाम के अलावा दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई थी और वो वैक्सीन और जो कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ बनाई गई थी, दोनों की एफिकेसी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की दोनों वैक्सीन बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। हो हंगामा मचा तो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला ने भरोसा दिलाया कि मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। अपने ट्वीट में पूनावाला ने लिखा, मुझे इस बात का एहसास है कि बहुत से भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है, उन्हें यूरोपीय संघ की यात्रा को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं, मैंने इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर उठाया है और उम्मीद है कि जल्द ही इसे नियामकों और राजनयिक स्तर पर देशों के साथ हल कर लिया जाएगा। कमाल तो यह है कि भारत में दी जाने वाली कोविशील्ड को WHO से मंजूरी भी मिली है। वहीं यूरोपियन यूनियन की दलील भी सुनिए। उसके मुताबिक कोविशील्ड को मान्यता देने के लिए भारत ने औपचारिकता प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे में ग्रीन पास नहीं दिया जा सकता।
EU कोविड ग्रीन पास जो है वो केवल उन देशों के लिए है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ही है। यूरोपियन यूनियन के बाहर जो देश पड़ते हैं उनके लिए अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल नहीं आया, तो इंतजार करना होगा जब बॉर्डर्स खुल जाएंगे तब देखेंगे कि क्या मेड इन इंडिया एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को अनुमति मिलती है या नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस वैक्सीन को WHO की मान्यता है उसे यूरोपियन यूनियन ने क्यों रोका। वैसे भी WHO वैक्सीन पॉलिसी के खिलाफ है। WHO ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इससे हम पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देंगे, पहले वो जो वैक्सीन ले चुके हैं, जबकि दूसरे वो जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी है। Why is Europe treating Covishield as inferior to AstraZeneca? Is it the same? Should I wait for AstraZeneca instead of Covishield? And this will cost lives. I think we need to ask serious questions about how we perpetuate inequities in vaccine access. भारत के साथ साथ ऐसे कई सारे देश हैं जो कि कह रहे हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट्स का मांगना जायज नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के अलावा इजराइल और ऐसे कई सारे देश हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट्स का सिस्टम स्टार्ट कर रही हैं। यानी जब हम सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त दुनिया हमारे वैक्सीन पर शक और भेदभाव कर रही है। हालांकि भारत ने G7 देशों की बैठक में जोर देकर साफ किया है कि वैक्सीन पासपोर्ट की नीति भेदभावपूर्ण और विकासशील देशों के लिए अनुचित है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड है हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है, तो ये चर्चा में है अभी। सवाल उठता है कि वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में एक नीति क्यों नहीं बनती और क्या इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा है। अगर कोई भी वैक्सीन लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में पूरी तरह कामयाब नहीं है तो इसका डेटा जारी क्यों नहीं होता, और अगर वैक्सीन कारगर है तो फिर बहस क्यों है। वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने की बात हो सकती है तो वैक्सीन के सिंगल अप्रूवल पर सहमति क्यों नहीं बन सकती। दिल्ली से मिलन शर्मा, स्नेहा मोरदानी और गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक वकील ने अपना बयान दर्ज करा दिया। ईडी देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रही है। नागपुर के वकील तरुण परमार सुबह 11 बजे मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ अपनी गवाही दी। परमार ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ईडी ने उन्हें 22 जून को समन भेजा था। ईडी ने परमार से करीब 3 घंटे सवाल किए। नहीं, ईडी ने मुझे समन्स दिया था। मैंने अपने भूतपूर्व होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, नितिन राउत और जिलाधिकारी उनके खिलाफ कंप्लेंट्स किए थे, तो वो कंप्लेंट के लिए मुझे आज बुलाया गया था। तो मैंने कुछ जानकारियां जो मेरे पास थी वो दी है और अभी और एविडेंस में कुछ समय में दूंगा। वसूली केस में ईडी देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव पलांडे और पर्सनल असिस्टेंट कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। शुक्रवार को नागपुर और मुंबई में देशमुख के ठिकानों पर वसूली केस में ईडी ने छापेमारी की थी। ईडी ने शिंदे और पलांडे के मुंबई स्थित घरों पर भी रेड मारी थी। अनिल देशमुख को ईडी द्वारा शनिवार को समन किया गया था। उन्हें कहा गया था कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने हाजिर रहें, पर अनिल देशमुख ने अपने वकील द्वारा एक पत्र भेज दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं की गई है और केस की ECIR कॉपी भी उन्हें प्रोवाइड नहीं की गई, इसीलिए वो हाजिर नहीं हो सकते। जिसके बाद ईडी ने फिर से नया समन निकालकर अनिल देशमुख को मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने मार्च में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा था। उस खत में उन्होंने आरोप लगाए थे कि देशमुख ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे को हर महीने मुंबई के बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही का टारगेट दिया था। इसके बाद देशमुख के खिलाफ जांच की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने प्राथमिक जांच कर देशमुख के खिलाफ एफआईआर लिखी। फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की। अनिल देशमुख ने अप्रैल में अपने पद से त्यागपत्र दिया था। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। देखते रहिए आज तक।